हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। माय नेम इज़ प्रतीक्षा ताम्रकार और हम कर रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, जो कि ये हमारे जो चैप्टर है इसका लास्ट लेक्चर है। यानी हमने सारे ही टॉपिक्स कवर कर लिए, बस एक टॉपिक बचा हुआ था कि जो हमें रीज़न जानना था किसका, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन का। जब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पूरे 1 से लेकर के 30 एलिमेंट तक के पूरे हमने हाइड्रोजन से हीलियम तक के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया था, उसमें मैंने आपको क्रोमियम और कॉपर के केस में एक्सेप्शन बताया था। मतलब जैसा होना चाहिए वैसा वहाँ पर नहीं हो रहा था, तो वो क्यों फॉलो नहीं कर रहा था, इसका रीज़न हमें देखना था। तो आज इस लेक्चर में हम वही डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम उनका कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन कैसा होना चाहिए था और वो वैसा हुआ क्यों नहीं। तो जो कॉपर है, सबसे पहले क्रोमियम 24, इसके लिए यहाँ आर्गन, ठीक, होना कैसा चाहिए था, 4s2 3d4, इस तरह का होना चाहिए था। बट एक्चुअल में कैसा होता है वो 4s1 3d5। मतलब यहाँ s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में आ जाता है, d के एम्प्टी ऑर्बिटल में, खाली ऑर्बिटल में आ जाता है, और ये वाला रॉन्ग, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो राइट होता है। इसी तरह कॉपर के केस में भी इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, 4s1 3d10। तो आखिर ये इलेक्ट्रॉन जंप करके s से d में आते क्यों? ये मैंने आपको बोला था कि जब ऐसा हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड ऑर्बिटल होता है तो वहां पर स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और कोई भी है जो वो स्टेबल होना चाहता है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो अब ये क्वेश्चन मार्क है कि स्टेबिलिटी इंक्रीज क्यों होती है। तो ये स्टेबिलिटी जो इंक्रीज होती है वो मेन 2 रीजंस की वजह से होती है। चलिए देखते हैं। तो वो मेन 2 रीजन है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यानी सभी ऑर्बिटल्स में, जैसे d ऑर्बिटल्स हैं उसमें 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो उन 5 d ऑर्बिटल में जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जैसे हर एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, या हर ऑर्बिटल में जितने 5 ऑर्बिटल है उन 5 ऑर्बिटल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हुए, तो वो हो जाता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये हमें पता है कि जब भी सिमेट्री होती है तो वहां पर स्टेबिलिटी आ जाती है। तो इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके 4s से 3d में चले जा रहा है, तो वो किस पर बेस्ड है, सिमेट्री पर बेस्ड है। कैसे होती है देखते हैं। तो द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम इज लिंक्ड विद द सिमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम जो एटम की स्टेबिलिटी होती है वो मेन जो एक्सप्लेनेशन है वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से करते हैं। जब मैं आपको चैप्टर 3 में जो एलिमेंट्स है उनके लिए हम जब आयोनाइजेशन एनर्जी और भी बहुत सारे टर्म्स देखेंगे तो मैं वहाँ हर जगह जो स्टेबिलिटी है उसके लिए एक्सप्लेनेशन में वहां पर कॉन्फ़िगरेशन के टर्म से ही दूंगी कि ये हाफ फील्ड है तो ये स्टेबल होगा, फुल फील्ड है तो ये स्टेबल होगा करके। तो हम लोग सिमेट्री जो स्टेबिलिटी होती है वो हम उससे किससे बताते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बताते हैं। ठीक, तो द फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल, फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आर मोस्ट सिमेट्रिकल। तो जब भी कोई ऑर्बिटल हाफ फील्ड होता है या फुली फील्ड होता है तो वो सिमेट्रिकल होता है, एंड द सिमेट्री लीड्स टू द ग्रेटर स्टेबिलिटी। और जो सिमेट्री होती है वो ग्रेटर स्टेबिलिटी लाती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे हम देख लेते हैं, ये हमारे पास रहा D क्रोमियम के केस में, क्रोमियम के केस में 24। ठीक, तो यहाँ पर कितना था, 4s2 था, आर्गन 4s2 और 3d4। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करना चाहिए था, 1 2 3 4। बट यहाँ पर देखिए इन 5 डी ऑर्बिटल में से 4 डी ऑर्बिटल में तो एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि चारों तो एक एक इलेक्ट्रॉन से भरे हो, बस अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो सिमेट्री हो जाएगी। जैसे कि किसी घर में 5 बच्चे, उन सभी 5 बच्चों के लिए कोई बाहर से आया और उन्होंने क्या किया, सिर्फ 4 ही खिलौने लेके आए,
तो वो 4 खिलौने लेके आए तो 4 बच्चों को मिल जाएंगे। अब 4 बच्चों को मिल जाएंगे तो 5वां तो रूठा हो जाएगा ना, रूठ जाएगा, थोड़ा सा गुस्सा आ जाएगा, यानी अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। वही अगर वो 5 खिलौने लेके आता तो 5 के 5 बच्चे खुश होते और वहां पे सब खुश, तो मतलब स्टेबिलिटी आ जाती। तो उसी तरह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पर एक ऐसा जगह है डी ऑर्बिटल में कि अगर वो फिल्ड हो जाए तो ये सभी सिमेट्रिकल हो जाएंगे ऑर्बिटल्स। यानी सिमेट्रिकल कहने का मतलब ये है कि सभी ऑर्बिटल्स में एक जैसे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, फर्स्ट में भी एक इलेक्ट्रॉन, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ एंड फिफ्थ में भी। तो पांचों डी ऑर्बिटल में जब एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, यानी कि ये डी ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीटली हाफ फिल्ड हो जाएगा। ठीक, डी ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल्ड हो जाएगा तो इसकी सिमेट्री बढ़ जाएगी। ठीक, इसमें सिमेट्री आ जाएगी और जब भी सिमेट्री आती है तो वहां पर स्टेबिलिटी भी आती है। ठीक, तो इस वजह से ये जो डी का ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पर इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा बन जाता है, 3d 5 4s1। इसी तरह से क्रोमियम हो गया, कॉपर के केस में भी यहाँ पर कितने, ये यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 4 ऑर्बिटल्स में तो 2-2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, बट ये लास्ट वाले में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर सिमेट्री नहीं है। तो वो सिमेट्री को लाने के लिए वो क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके फिर किस में आ जाता है, यहाँ आ जाता है, जिससे कि पांचों डी ऑर्बिटल सिमेट्रिक हो जाते हैं और सिमेट्री से स्टेबिलिटी आती है। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके कहाँ आ जाता है, 4s से 3d में आ जाता है। ये तो फर्स्ट रीजन हुआ कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है एक्सचेंज एनर्जी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, जैसे डी ऑर्बिटल लेते हैं, ये डी ऑर्बिटल। ठीक, तो ये 5 जो डी ऑर्बिटल है ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं और इनमें प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पैरेलल स्पिन में और अपने प्लेस को, अपने पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। ठीक, तो ये जब अपने प्लेस को चेंज करते हैं, यानी अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, तो उस टाइम पर एनर्जी रिलीज होती है और उसी एनर्जी को बोला जाता है एक्सचेंज एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन्स with parallel spin present in the degenerate orbitals tend to exchange their position। तो इलेक्ट्रॉन्स जो कि डीजेनरेट ऑर्बिटल में प्रेजेंट होती है, उनकी टेंडेंसी होती है कि वो अपने प्लेस को, अपने पोजीशन को एक्सचेंज कर सके, और जब वो एक्सचेंज करते हैं तो उस टाइम पर एनर्जी रिलीज होती है और उसी को बोला जाता है एक्सचेंज एनर्जी। जितना ज्यादा उनके पास चांस होगा पोजीशन एक्सचेंज करने का, यानी जितने ज्यादा वहां पर प्रोबेबिलिटी होगी, या बोल सकते हैं कि जितना वहां पे स्पेस होगा कि कोई इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा वहां पे एक्सचेंज कर सकता है अपना पोजीशन, तो जितने टोटल एक्सचेंज उतनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी, और जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी निकलेगी उतनी ही ज्यादा वहां पर स्टेबिलिटी आएगी। तो अब हम D4 के केस में देख रहे हैं। तो यहाँ पर जब D4 का केस हुआ, ठीक, तो D4 के केस में देखते हैं। D4 कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक्सचेंज एनर्जी कैलकुलेट, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड, ये 4। ये जब D4 था क्रोमियम के में, अगर हम D4 लेते तो वहां पे क्या होता, तो D4 के केस में ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन था, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इस जगह को से यहाँ आ सकता था, या यहाँ जा सकता था, या ये इस प्लेस पर जा सकता था। तो 3 एक्सचेंज बाय फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो 3 टाइप से अपने जगह को चेंज कर सकता था, अपने पोजीशन। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं। सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है या इस प्लेस पर आ सकता है, इस पोजीशन पर। तो 2 एक्सचेंज बाय सेकेंड इलेक्ट्रॉन। अब इस थर्ड वाले इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं। थर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस जगह पर जा सकता है, तो 1 एक्सचेंज, यानी सिर्फ वो एक तरह से एक्सचेंज हो सकता है, 1 एक्सचेंज बाय
थर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर टोटल एक्सचेंज कितने तरह से हो रहा था? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो वो 3 टाइप से एक्सचेंज कर सकता था अपना पोजीशन, सेकेंड जो है वो 2 टाइप, थर्ड जो है वो 1 टाइप से। टोटल कितने एक्सचेंज? 6 एक्सचेंज यहाँ पर पॉसिबल थे। ठीक, 6 एक्सचेंज। अब हम देखते हैं किसके लिए? D5 के लिए। ये रहा, ये D4 के केस में हो गया। अब D5 के लिए देखते हैं। ठीक, D5 के केस में अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो D5 में, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 4 5। तो ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो इस जगह पर एक्सचेंज आ सकता है, यहाँ आ सकता है, इस प्लेस पर आ सकता है और इस प्लेस पर भी आ सकता है। तो यहाँ 1 2 3 4 एक्सचेंज बाय फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 तरह से अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकता है। अब सेकंड के लिए देखते हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है, यहाँ से एक्सचेंज कर सकता है या यहाँ से एक्सचेंज कर सकता है। तो 3 एक्सचेंज बाय सेकेंड इलेक्ट्रॉन। थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं। जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ सकता है या इस प्लेस पर आ सकता है। तो 2 एक्सचेंज बाय थर्ड इलेक्ट्रॉन। लास्ट फोर्थ के लिए देख लेते हैं। ये एक टाइप से, तो 1 एक्सचेंज बाय फोर्थ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ टोटल एक्सचेंज कितने हो सकते हैं पोजीशन? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 4 टाइप से पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, सेकंड इलेक्ट्रॉन 3 टाइप से कर सकता है, थर्ड 2 टाइप से, फोर्थ 1 टाइप से। तो टोटल कितना हो गया? 4 और 3 7, 7 और 2 9 और ये 10 टाइप से। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल में, अपना पोजीशन चेंज कर सकते हैं और चेंज करते समय जो इतनी एनर्जी रिलीज होती है उसको एक्सचेंज एनर्जी बोलते हैं। और जितनी ज्यादा पोजीशन चेंज हो सकती है और उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो जब क्रोमियम अगर D4 कॉन्फ़िगरेशन में रहता तो वहां पर सिर्फ 6 एक्सचेंज पॉसिबल थे, तो वहां पर कम एनर्जी रिलीज होती। जबकि अगर D4 जो है, सॉरी क्रोमियम जो है D5 कॉन्फ़िगरेशन में होता है, यानी उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3D5 4s1 होती, तो वहां पर 10 एक्सचेंज पॉसिबल है। यानी इलेक्ट्रॉन्स जो वहां प्रेजेंट है वो 10 डिफरेंट टाइप से अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं, वहां पर अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं। तो उतनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होगी और जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होती है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आती है। तो D5 कॉन्फ़िगरेशन के केस में जो क्रोमियम था वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जा रहा था। क्यों? एक तो वहां पर सिमेट्री आ गई थी और दूसरा एक्सचेंज एनर्जी बहुत ज्यादा थी। तो ये 2 मेन रीजंस थे किसके लिए? सिमेट्रिकल के जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन के लिए। फर्स्ट सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द सेकेंड इज ये एक्सचेंज एनर्जी। तो जितना ज्यादा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, जितना ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होता है उतनी ज्यादा ही स्टेबिलिटी होती है। तो D5 के केस में डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमेट्रिकल था और एक्सचेंज एनर्जी भी ज्यादा थी। इस वजह से जो 4s का एक इलेक्ट्रॉन होता है वो जंप करके कहाँ आ जाता है? 3D में, और जो वो 3D4 को क्या बना देता है? 3D5 और क्रोमियम को ज्यादा स्टेबल कर देता है। ठीक, तो इसी वजह से क्रोमियम और कॉपर का जो है एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, और यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।